नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे दर्दनाक सैन्य हारों में से एक की। और ये कहानी हम समझेंगे उसी शख्स की जुबानी जिसने इसे ना सिर्फ देखा बल्कि जिया था। ये कहानी है 1962 के युद्ध की, एक कमांडर के नजरिए से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं जबरदस्त शब्दों से। ये शब्द हैं ब्रिगेडियर जेपी डालवी के। और ये लाइनें आप देखिए, हमें सीधा उस हालात के बीचों बीच ले जाती हैं जहां इस किताब की नींव रखी गई। ये सिर्फ इतिहास का कोई सूखा सा विश्लेषण नहीं है, नहीं, ये एक पर्सनल गवाही है, एक आप बीती। और यही है वो किताब जिस पर आज हमारी पूरी बातचीत आधारित है, ब्रिगेडियर जेपी डालवी की हिमालयन ब्लंडर। ये किताब सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस कमांडर का नजरिया है जो वाकई में उस जंग के मैदान में खड़ा था। तो किताब कैसे लिखी गई ये तो हमने जान लिया। अब जरा उस व्यक्तिगत अनुभव को समझते हैं जो इस पूरे संघर्ष के दिल में था। आखिर एक देश की हार का एक सैनिक के लिए क्या मतलब होता है? बात सीधी और कड़वी है। 22 अक्टूबर 1962 लड़ाई के बीचों बीच भारत की 7वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जॉन डालवी को चीनी सेना पकड़ लेती है। सोचिए, ये घटना ये पूरे युद्ध को एक पर्सनल लेवल पर ले आती है। इससे पता चलता है कि हार कितनी बड़ी और कितनी गंभीर थी। और उन्हीं के शब्दों में सुनिए उस रात का दर्द। इन शब्दों में आप उस अपमान को महसूस कर सकते हैं, है ना? इसी एहसास ने ब्रिगेडियर डालवी को यह किताब लिखने पर मजबूर किया। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय शर्म का पल था। और उन्होंने कसम खाई कि वो एक दिन दुनिया को सच जरूर बताएंगे। तो चलिए अब इस पर्सनल कहानी से थोड़ा पीछे चलते हैं और उन बड़ी वजहों को देखते हैं जो ब्रिगेडियर डालवी के मुताबिक इस तबाही के लिए जिम्मेदार थीं। क्योंकि देखिए, ये हार कोई एक दिन में नहीं हुई, इसकी नींव तो सालों से रखी जा रही थी। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे हम तैयारी में पीछे रह गए। देखिए, कहानी शुरू होती है 1950 से। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और भारत की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर 1954 में भारत ने तिब्बत पर चीन के हक को मान भी लिया, जिससे बॉर्डर पर चीन का दावा और पक्का हो गया। मामला तब और उलझ गया जब 1959 में दलाई लामा भारत आ गए और हमें अपनी सेना को सीमाओं पर लगाना पड़ा। और फिर आया 1961 का वो फैसला, फॉरवर्ड पॉलिसी, मतलब विवादित इलाकों में जाकर अपनी चौकियां बनाना। बस यहीं से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां देखने को मिलती हैं। एक तरफ दिल्ली से आ रहे आदेश, चीनियों को खदेड़ दो, हमारी पवित्र भूमि वापस लो। और दूसरी तरफ जमीन पर हमारे सैनिकों के हालात। उनके पास न पूरे हथियार थे, न पहाड़ों में लड़ने की ट्रेनिंग। सप्लाई लाइंस का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये एक तरह से दो अलग दुनियाएं थीं जिनके बीच एक बहुत बड़ी और खतरनाक खाई थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो जंग से ठीक पहले का है। ये वो वक्त था जब पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ गया था कि सेना को हर सलाह के खिलाफ जाकर एक बेहद खतरनाक कदम उठाना पड़ा। जरा इस नक्शे को देखिए। ये है नेफा, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का वो मुश्किल इलाका जहां 7वीं ब्रिगेड को आगे बढ़ने का हुक्म मिला। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और सड़कें तो नाम की भी नहीं। मतलब ये ज्योग्राफिकली एक बुरे सपने जैसा था। यहां लड़ना तो बहुत दूर की बात है, सही सलामत पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वहीं दूसरी तरफ चीन की तैयारी देखिए, एकदम जबरदस्त। लड़ाई की जगह से बस कुछ ही घंटे दूर तक 7 टन की सड़क बना डाली थी। आगे सप्लाई के लिए डिपो तैयार थे। 20,000 से ज्यादा सैनिक और 150 तोपें तैनात कर दी गई थीं। और सबसे बड़ी बात, अपने सैनिकों को इस सीमा विवाद पर पूरी तरह दिमागी तौर पर तैयार कर लिया था। मतलब हमारी तैयारी और उनकी तैयारी में जमीन आसमान का फर्क था। और ये जो कोट है ना, ये उस वक्त की पूरी कहानी बयां कर देता है। मेजर जनरल प्रसाद ब्रिगेडियर डालवी से कह रहे हैं, साफ है, मतलब जमीन की हकीकत क्या है, मिलिट्री की सलाह क्या है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली को बस एक्शन चाहिए था, नतीजा चाहिए था, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पॉलिटिकल जिद मिलिट्री की समझ पर भारी पड़ रही थी। और फिर आता है वो दिन, 20 अक्टूबर 1962, नमकचू में हार का दिन। कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह से बदल गया। ये लड़ाई का नक्शा है और ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। ये जो बड़े बड़े लाल तीर हैं, ये चीन के जबरदस्त हमलों को दिखा रहे हैं, जो हमारी पोस्ट्स को पूरी तरह से निगल रहे हैं। और आप देखिए, हमारी टुकड़ियां जो ये छोटे छोटे झंडों से दिखाई गई हैं, नदी के किनारे एक पतली सी लाइन में फैली हुई थीं।
मतलब इतने बड़े और चौतरफा हमले के सामने वो बिल्कुल असुरक्षित थीं। और अगर ताकत के फर्क को समझना है तो ये चार्ट देखिए। एक तरफ भारतीय ब्रिगेड के करीब 2500 सैनिक और दूसरी तरफ चीन के 20,000 से भी ज्यादा सैनिक, 8 गुना ज्यादा। ये लड़ाई सच कहें तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। और अब ये नंबर देखिए, 600। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। उस वक्त भारत की 4 लाख की फौज में से इस पहली और सबसे अहम लड़ाई में सीधे सीधे सिर्फ 600 सैनिक लड़ रहे थे। सोचिए, हमारी इतनी बड़ी सेना का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा दुश्मन के पहले हमले का सामना कर रहा था। नतीजा बहुत ही क्रूर और बहुत ही तेज था। सिर्फ 3 घंटों के अंदर ये गैर बराबरी की लड़ाई खत्म हो गई। 7वीं ब्रिगेड का नामो निशान मिट गया और असम के मैदानों तक पहुंचने का रास्ता दुश्मन के लिए पूरी तरह से खुल गया। तो लड़ाई तो हार गए, पर अब यह समझना जरूरी है कि ब्रिगेडियर डालवी के मुताबिक इस महाविनाश की असली जड़ें कहाँ थीं, उनका अंतिम फैसला क्या था। और यही ब्रिगेडियर डालवी की किताब का सबसे बड़ा सच है। वो कहते हैं कि ये किसी एक की गलती नहीं थी, मतलब वो किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराते, न सिर्फ सेना को, न सिर्फ सरकार को। वो कहते हैं कि ये एक नेशनल फेलियर था, एक सिस्टमिक फेलियर था। और अपनी इस बात में डालवी किसी को भी नहीं बख्शते। वो कहते हैं कि इस हार के जिम्मेदार कौन कौन थे। युद्ध को चलाने वाले बड़े नेता, विपक्ष की पार्टियां, सेना का अपना जनरल स्टाफ, देश की जनता और प्रेस भी। उनके हिसाब से ये हम सबकी एक सामूहिक, एक कलेक्टिव नाकामी थी। तो आखिर में डालवी ने यह सब क्यों लिखा? किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि उनके सैनिकों का बलिदान, उनकी कुर्बानी बेकार ना जाए, ताकि भारत अपनी सबसे बड़ी और सबसे गंभीर गलतियों से कुछ सीख सके। ये एक बहुत दर्दनाक सबक था, पर बहुत जरूरी भी था। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ब्रिगेडियर डालवी ने यह सब लिखा ताकि इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए, पर सवाल यह है कि अगर हम इस इतिहास को, इन सबकों को भुला देते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी?